हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे और स्वागत है आप सबका फिर से। बच्चों, अब तक आपने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं। एक बार फिर मैं दोहराती हूँ कि भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी खुशी को, अपने दुख को प्रकट कर सकते हैं, अपनी भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, वो भाषा होती है। और भाषा आपने पढ़ा होगा कि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। वैसे तो 3 प्रकार की होती है। लिखित यानी वे माध्यम जिनसे हम लिख कर अपनी बात को प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, तो ये लिखित माध्यम है भाषा को समझने का और अभिव्यक्त करने का। वैसे ही मौखिक जो अभिव्यक्ति है, जैसे हम सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं या आपस में बातचीत करते हैं। अभी जैसे हम सब आपस में बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये मौखिक अभिव्यक्ति है। यानी जो अभिव्यक्ति बोल कर बताई जाए और सुनकर समझी जाए, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। वैसे ही एक भाषा आपने और पढ़ी होगी, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा या आप कहीं और कहानी पढ़ी होगी, जो देखकर भी नहीं देखते, इसमें हेलन केलर के बारे में बताया गया था कि कैसे वो अपनी बातों को प्रकट करती थी। वो ब्रेल लिपि जो स्पर्श करके छू कर समझ कर बताती थी, या फिर संकेतों के माध्यम से। या आपने कभी देखा होगा, ऐसी इन्हीं हेलन केलर के ऊपर बनी हुई एक फिल्म आई थी ब्लैक, जिसमें वो संकेतों से, उनके जो टीचर होते हैं वो संकेतों से बताते हैं कि वो पानी को छू रही हैं, कि पत्ते को छू रही हैं या फूल को छू रही हैं, तो वो स्पर्श करके या संकेतों से उनको समझाते थे। वैसे ही विभिन्न तरह के स्थितियां हमारे सामने आती हैं। जैसे हम जाते हैं, जैसे चौराहे पर गए, ट्रैफिक है बहुत सारा, तो वहां पर आपको एक ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं चौराहे पर खड़े हुए, वो कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए वो विभिन्न तरह के इशारे करते हैं, कभी रुकने का, कभी आगे बढ़ने का। तो ये सांकेतिक भाषा होती है। और या फिर आपने कभी दूरदर्शन पर कोई न्यूज देखी होगी, समाचार पढ़ते हुए, जो मूक बधिरों के लिए होती है। मूक बधिर यानी जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो अपनी बात को समझाने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही थी हेलन केलर। और इसी तरह से वो उंगलियों से, अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के इशारे करते हुए बताते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। और जो उस तरह से उस भाषा को जानते हैं, समझते हैं, वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। लेकिन साहित्य में सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। हम लिखने पढ़ने में इस भाषा का प्रयोग नहीं करते। इसलिए साहित्य में हम भाषा को 2 ही प्रकार की मानते हैं, एक तो लिखित और दूसरी मौखिक। अब भाषा को जानने के लिए हमें वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक वर्णों का सही ज्ञान नहीं होगा, उनका उच्चारण कैसे करते हैं, उनकी मात्राओं का प्रयोग हम कैसे करते हैं, उच्चारण में हम मुख के किन किन स्थानों का प्रयोग करते हैं, जब तक ये सारी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम ठीक ढंग से भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, न लिखित रूप से और ना ही मौखिक रूप से। इसलिए हम लोग आगे का पाठ पढ़ते हैं, वर्ण विचार। तो आज का हमारा विषय, आज का हमारा जो टॉपिक है, वर्ण विचार। बच्चों, शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार और उच्चारण। देखिए, यहाँ चित्र बना हुआ है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है और दूसरी ओर मोर नाच रहा है। अगले चित्र की ओर ध्यान दें। बालक हंस रहा है और अगले चित्र में विद्यार्थी खेल रहे हैं। विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं। अगले पृष्ठ की ओर जाएं तो लिखा हुआ है कि उपर्युक्त वाक्यों में अनेक पदों का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक पद में कई ध्वनियां हैं। अब यहाँ पर पद समझ लें कि हम शब्द क्यों नहीं कह रहे, पद क्यों कहा। वास्तव में पद और शब्द में अंतर होता है। पद तब पद बनते हैं जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है।
इसका मतलब ये है कि जब वर्णों का समूह जो सार्थक होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है और जो स्वतंत्र होता है, उसको हम शब्द कहेंगे। और जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, तब उस पर व्याकरण के नियम लागू हो जाते हैं और इसी कारण उन्हें हम पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, बालक शब्द लिखा है, अभी इसमें शब्द लिखा है, यह स्वतंत्र है। जब पिछले बार आपने देखा था तो वहां पर वो वाक्य में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको पद कहा गया, लेकिन इस स्थान पर यह स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है, इसीलिए ये शब्द है। अब ये देखो, बालक शब्द के लिए हमने कौन कौन सी ध्वनियां प्रयोग में लाई हैं। जैसे बा वर्ण है, अब बा वर्ण के साथ ये आ जुड़ा हुआ है, यानी बा व्यंजन के साथ बड़े आ का स्वर जुड़ा, तब ये बा बना। और इसी तरह से ला वर्ण के साथ या ला व्यंजन के साथ यहाँ पर आ जुड़ा हुआ है और तब मिलकर ये ला बनाता है। और इसी तरह से क और आ के साथ, का के साथ आ मिला तब ये का बना। और जब पूरे वर्ण ये सभी मिल गए, तब इन्होंने बनाया बालक, यानी पूरा जो शब्द बना वो बना बालक। ठीक इसी तरह से यहाँ देखें, मोर ये शब्द है और मोर में माह वर्ण के साथ ओ की ध्वनि लगी हुई है, जबकि रा के साथ अ की ध्वनि लगी है। और जब ये मिल जाते हैं सभी, तो ये कहलाते हैं मोर। मोर शब्द बना। और इसी तरह से हंस शब्द बना हुआ है और खेल शब्द बना हुआ है। अब यहाँ पर समझें कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, हम खा वर्ण के कोई और टुकड़े नहीं कर सकते, इसी तरह से जो ए स्वर है इसका भी हम और कोई खंड नहीं कर सकते। ला जो व्यंजन है इसका भी और कोई खंड नहीं हो सकता, और इसी तरह से आ ध्वनि का भी कोई खंड नहीं हो सकता, यानी इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये अंतिम इसका हिस्सा है और इसीलिए इसको हम, ये छोटी से छोटी ध्वनि, इसको हम वर्ण कहते हैं। और ठीक इसी तरह से जैसे हम माला बनाते हैं फूलों को पिरो करके, ठीक उसी तरह से जो वर्णों का समूह होता है, इन वर्णों को मिला करके जो माला बनती है, उसे हम व्याकरण में कहते हैं वर्णमाला या माला, यानी अल्फाबेट। जिस तरह से आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, उसी तरह से हिंदी उसमें जो अल्फाबेट कहलाती है वो यही यहाँ पर वर्णमाला कहलाती है। अब ये वर्णमाला, इसमें देखिए लिखा भी है कि वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह, यानी वर्णों के क्रमबद्ध लिखने का जो ढंग है वो वर्णमाला कहलाता है। अब ये वर्णमाला कितने भागों में विभाजित है? मुख्य रूप से जो वर्णमाला है वो 2 भागों में विभाजित की गई है, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले हम बात करें स्वर की। देखिए, स्वर इनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो बोलते समय जो ध्वनि है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के हमारे मुख से निकलती है। हाँ, इसको बोलते समय, उच्चारण करते समय कोई रुकावट नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती, इसीलिए इनका नाम दिया गया है स्वर। ठीक है, अब ये स्वर जो वर्णमाला में है उनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से हैं? आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसके बाद बारी आती है अयोगवाह की। अयोगवाह ये शब्द, इसको समझ लें किस तरह से है, क्यों इसका नाम हम अयोगवाह दे रहे हैं। एक समझने के लिए मैं बताती हूँ आपको। योग शब्द आप जानते ही हैं, योग का मतलब होता है जोड़, जुड़ना, और आ उपसर्ग इसके आगे लगा हुआ है। आपको पता ही होगा, आपने उपसर्ग पढ़ा है, तो जब हम आ उपसर्ग किसी शब्द के आगे जोड़ देते हैं तो वो नकारात्मक बन जाता है। हाँ, जैसे ज्ञान शब्द के आगे आपने आ जोड़ा तो बन जाता है अज्ञान, यानी जहां ज्ञान नहीं है। अशिक्षा, जहां शिक्षा नहीं है। अधर्म, जहां धर्म नहीं है। यहाँ पर लिखा है अयोग, यानी यहाँ इसका योग नहीं हो रहा है। अब क्यों योग नहीं हो रहा है? अब ये देखिए 2 हैं, अंग और अह, ये 2 वर्ण हैं यहाँ पर। अब देखिए
इनका योग ना स्वर में हुआ और ना ही व्यंजन में हुआ। इसका कारण क्या था कि एक तो जब हम अंग का उच्चारण करते हैं तो इसके साथ आ और ना दो ध्वनियां निकलती हैं, यानी स्वर भी आता है और व्यंजन भी आता है। दूसरी तरफ अगर हम आहा का उच्चारण करें तो आहा में क्या होता है कि आ के साथ हा की ध्वनि निकलती है। अब जब ये स्वर के परिवार में गए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम तो भाई व्यंजन के परिवार के हो, वहां जाओ। अब जब व्यंजन के पास गए तो उन्होंने कहा ना 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 बाबा, इसमें तो आ का स्वर आता है, तो तुम वहां जाओ। तो इसलिए ना इनको स्वर ने स्वीकार किया और ना ही व्यंजन के परिवार ने, दोनों से इनका अयोग हो गया, कहीं इनका जोड़ नहीं हुआ। इसका इसीलिए हमने नाम दे दिया अयोगवाह। यह बस समझने के लिए आपको। फिर आगे बारी आती है व्यंजन की। व्यंजन यानी वे ध्वनियां जो अपने आप में पूर्ण नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि ये ध्वनियां ऐसी हैं कि जिनको उच्चारण करने के लिए यानी जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वैसे ये अपूर्ण होती हैं ध्वनियां। अब इनके बारे में हम पढ़ें। ये ध्वनियां कौन कौन सी हैं? इनको हम वर्ग में विभाजित कर देते हैं। 5 वर्ग इनके पहले मान लें। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। अब ये 5 वर्ग जो स्पर्श व्यंजन में रखे गए हैं, इनको हम स्पर्श नाम क्यों देते हैं ये समझ लें। स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्श शब्द का मतलब होता है छूना। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है या फिर मुख के अलग अलग जो हिस्से हैं वो अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हुए, उनसे टकराते हुए ये ध्वनियां निकलती हैं, इसीलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब ये इनको हमने 5 भागों में विभाजित किया है। अब ये भाग कौन कौन से हैं? एक तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। चा वर्ग में च, छ, च, छ, इया। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। अगले में प, फ, ब, भ, म। यानी कुल मिलाकर देखें तो 25 वर्ण हैं। अब ये 25 वर्ण जो हैं उसमें जो अंतिम है यानी जो आखिरी जो 5 हैं वर्ण, इनको हम देखें, इनकी तरफ ध्यान दें तो ये 5 वर्ण जो हैं अंतिम वाले यानी हर वर्ग के 5वें वर्ण को हम एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वो है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी नासिका से, नाक से हवा निकलती है, नाक से इनका उच्चारण होता है, इसीलिए इनको हम देते हैं नाम नासिक्य व्यंजन। बाकियों के स्थान अलग है, उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि उनको उच्चारण करते समय में हमारे मुख का कौन सा अंग प्रयोग में आता है, लेकिन इनको नासिक्य कहा जाता है क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं। इनके अलावा 2 अतिरिक्त वर्ण और हैं, ड़ा और ढा, जो इसी टा वर्ग के अंतर्गत ही हम रख सकते हैं, इनको बोलते हैं। ये अतिरिक्त व्यंजन बोले जाते हैं, अलग से लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। आगे चले हम लोग। आगे बारी आती है अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ला और वा। इसके बाद आगे चले। अंतस्थ व्यंजन के बाद आगे है बारी ऊष्म व्यंजन की। अब देखिए ये ऊष्म व्यंजन जो है वो क्या है? इनका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ा क्योंकि ऊष्मा शब्द से बने। ऊष्मा का मतलब होता है ताप, ऊर्जा। हाँ, जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारे मुख से जो गर्म हवा निकलती है, कभी आप इनको बोलते समय अपने मुंह के आगे हाथ ऐसे लगाएं तो आपको पता चलेगा कि जब हम बोलते हैं तो गर्म हवा महसूस होगी आपकी हथेली पर, आपकी उंगलियों पर, इसीलिए इनका नाम ही पड़ गया ऊष्म व्यंजन। ये कौन कौन से हैं? श, श, स, ह, ये है वर्ण। अब इसके बाद जो बारी आती है
वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनका नाम देखिए सम धन युक्त, इन शब्दों से मिलकर बना है। सम उपसर्ग और युक्त मूल शब्द, इसके साथ जब यानी ऐसा शब्द जो इसका मतलब हुआ जुड़कर बनना। ऐसे वर्ण जो जुड़कर बने हैं, अकेले नहीं हैं, यानी एक ही वर्ण नहीं है, इसके साथ दो व्यंजन के साथ मिलकर बना है, इनके साथ स्वरों का भी योग है। तो इनको मैं आपको लिखित रूप से स्पष्ट करती हूँ। संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन। देखिए मैंने बताया था आपको इस संयुक्त का मतलब हुआ ये दो, आगे देखिए उपसर्ग लगा है सम धन युक्त, यानी जुड़ा हुआ, जुड़कर बने हुए वर्ण। अब ये कौन कौन से थे? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार वर्ण। अब ये जो क्ष है, इसका देखिए जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो आती है क की। क धन श, क क्ष अ, ये इनका जब हम योग करते हैं तो ये ध्वनि निकलती है। हाँ, बोलते ना कक्षा, कक्षा, ठीक है। हाँ, ऐसे ही क्षत्रिय, क्षमा, तो पहले का वर्ण आता है, फिर श, फिर अ, ठीक। तो देखिए का व्यंजन, श व्यंजन और उसके साथ ये स्वर मिला तो यह संयुक्त होकर के एक वर्ण हमें प्राप्त हुआ, वो है क्ष। इसीलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक इसी तरह से त्रा, त्रा कैसे बना? त और इसके साथ रा का योग है और इसके साथ जुड़ा है आ। जब ये तीन वर्ण आपस में मिलते हैं, यानी दो व्यंजन और एक ये स्वर, त र अ, त्र, इस तरह से त के साथ र और अ का संयोग होता है, तब हमें त्रा की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह से ज्ञा, ज्ञा में ये देखिए थोड़ा सा अनोखा है, जा और इया, टा वर्ग का जो पंचमाक्षर है वो इया और आ। आपने कभी देखा होगा, अगर आप टीवी देखते हो, बाबा रामदेव जी बोलते हैं तो वो विज्ञान नहीं बोलते, वो विज्ञान बोलते हैं, जियान, ठीक है, जियान। अब इसका प्रचलित रूप जो उच्चारण होता है वो कहा जाता है ज्ञा, ठीक है, ज्ञान विज्ञान कहते हैं वो। तो इसीलिए कहते हैं चूंकि वो ज और इया के योग से बना है, इसीलिए इसको हम ज और इया के रूप में विच्छेद कर रहे हैं और इनका जो मिलकर जो रूप बना वो हम इसे ज्ञा के रूप में उच्चारित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए श्रा। अब ये श्रा कैसे बना है? श्रा वास्तव में जो ये शा हम लोग लिखते हैं, इस शा का जो प्राचीन रूप है, आप जो पुरानी किताबें देखेंगे तो इसमें आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, इस तरह से। अगर आप किसी का मान लीजिए नाम शाश्वत है तो आप ऐसा रूप भी उसका देखेंगे, शाश्वत, इस तरह से लिखा हुआ होता है ना। अब आपको पहचान होगी कि ये शा है, तभी आप पढ़ पाओगे कि ये है क्या। तो दरअसल ये जो ये रूप है, ऊपर वाला हिस्सा, ये है ये वाला शा, ठीक है। अब इस वाले शा में इसको हम बता दें कि इस तरह से था, तो यानी इस शा के साथ में क्या जुड़ा है? रा जुड़ा है। रा के साथ जब आ जुड़ा तो ये जो रूप मिला, यानी श और र और आ, ठीक है। इस तरह से जब इसका योग हुआ तो ये श्रा बना, चूंकि रा नीचे लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चूंकि ये दो वर्णों के साथ एक स्वर, यानी तीन वर्णों के योग से मिलकर बना है, अकेला नहीं है, संयुक्त रूप से इनका योग हुआ है, निर्माण हुआ है, इसीलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आगे चले वर्णों के भेद की ओर। अभी मैंने आपको बताया ही था कि वर्णों को यानी वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं, वर्ण, स्वर और व्यंजन। तो अभी बताया कि ध्वनि वो ध्वनि कि जिसमें यानी ये वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के जो
ध्वनि निकलती है हमारे मुख से, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब ये परिभाषा है, इसको ध्यान रखिएगा, फिर प्रश्नोत्तर में आपको ये करना होगा, याद करना होगा और लिखना भी होगा। तो ये स्वर की परिभाषा। अब ये स्वर जो हैं वो उनके भेदों के बारे में हम पढ़ें कि स्वर होते कितने प्रकार के हैं। ये स्वर हम इनको 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर इसका मतलब होता है लघु, यानी छोटा, यानी वो ध्वनि, वो स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, बहुत जो बोलना है उसमें सेकंड का 5वां भाग, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि 1 सेकंड का 5वां भाग यहाँ पर बहुत छोटे से क्षण में इनका उच्चारण हम कर लेते हैं। इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनका एक नाम मूल स्वर भी है। तो इस तरह से देखिए कि जो सबसे छोटे स्वर हैं इनको हम 3 भागों में 3 नामों से जान सकते हैं। कौन कौन से? एक तो मूल स्वर हो गया, दूसरा ह्रस्व स्वर हो गया और एक लघु स्वर भी इनको हम कहते हैं। ह्रस्व स्वर ये 4 हैं। कौन से हैं? देखते हैं। आ, ई, उ और री। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने ह्रस्व स्वर के 3 नाम बताए आपको, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर। फिर आगे बढ़े तो बारी आती है दीर्घ स्वर की। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। वो लघु स्वर थे, ये दीर्घ स्वर, लघु का उल्टा दीर्घ, यानी जितना समय हमें लघु स्वर के उच्चारण में लगता है उसका दुगना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। अब ये कौन कौन से स्वर हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब देखिए बच्चों, मैंने बताया था आपको कि स्वरों की संख्या 11 होती है और ये 11 स्वर तो यहाँ आ गए। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को अगर हम मिलाकर गिने तो इनकी संख्या 4 ये हो गई और बाकी बचे इधर दीर्घ स्वर में, यानी इनको हम देखें 7 स्वर ये, तो ये 4 और 11, 7 और जो 4 हैं वो कुल मिलाकर 11 हो गए। अब हमने ये भी कहा कि स्वर का एक तीसरा अंग भी है, वो है प्लुत स्वर। तो ये प्लुत स्वर क्या होते हैं? ये प्लुत स्वर यानी इनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है और जब बोलते हैं तो जिस स्वर के बाद इनका चिन्ह लगा होता है, कभी एस की तरह बना हुआ होता है और कभी कभी इनके आगे 3 की संख्या लिखी होती है, 3 ऐसे नंबर लिखा होता है, हिंदी का 3 लिखा होता है। और जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि इनको बोलने में यानी इन स्वरों के उच्चारण में हमें 3 गुना समय देना है। किसका 3 गुना? ह्रस्व स्वर का 3 गुना। यानी ह्रस्व स्वर को बोलने के लिए मान लीजिए कि हमें 1 क्षण का समय लगता है, तो प्लुत स्वर के उच्चारण में हमें 3 गुना समय लगेगा। जैसे अब यहाँ पर लिखा है ओम, इनको हम जब बोलते हैं तो उच्चारण करते हैं ओम, ऐसे बोलते हैं। या पर कहीं पर लिखा होता है राम, हे राम, इस तरह से लिखा होता है या बोलना होता है। या फिर हम किसी को अगर बुलाते हैं ए बच्चे, तो इस तरह से ए का जो स्वर है हम 3 गुना समय लगाते हैं, उसको बोलने में उतना समय देते हैं और ऐसे स्वरों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर के जो स्वर है इनके कितने भेद हो गए? 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है इन स्वरों की मात्राओं की। ये मात्राएं, हर एक स्वर का एक निर्धारित चिन्ह होता है जिनका प्रयोग हम मात्रा के रूप में करते हैं, है ना। उनकी मात्राएं कैसे जोड़ी जाती हैं? जब हम व्यंजन के साथ इनको जोड़ते हैं तब ये व्यंजन पूर्ण होते हैं और जब स्वर को हम लिखते हैं तो वो अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। अब इसमें देखिए लिखा भी है कि स्वर को व्यंजन के साथ लिखा जाता है
जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ लिखा जाता है तब वहां व्यंजन वर्ण के साथ स्वर के लिए निर्धारित चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। मात्राएं निश्चित होती हैं जो अधूरे व्यंजन के साथ लगकर उन्हें पूर्णता प्रदान करती हैं, यानी उन्हें पूरा करती हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं कि कौन कौन सी मात्राएं हैं। सबसे पहले हम बात करें आ स्वर की, छोटा आ, इसको कहते हैं छोटा आ, और इसकी वैसे कोई लिखित रूप में कोई मात्रा नहीं रहती, लेकिन जिसके साथ, जिस वर्ण के साथ यानी जिस व्यंजन के साथ ये जुड़ता है, जैसे इसमें देखिए माँ में हलंत लगा हुआ है और इसके साथ जब आ जुड़ जाता है तो ये पूरा माँ बन जाता है, पूरा माँ कहलाएगा। हाँ, इसको हम ऐसे लिखेंगे, माँ, पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा यहाँ से। वैसे ही दूसरा है स्वर बड़ा आ, और इसकी जो मात्रा है वो एक खड़ी पाई होती है, एक डंडा होती है, और जब किसी व्यंजन के साथ ये जुड़ती है तो उसके साथ एक और पाई लगा दी जाती है, और इस तरह से उसकी एक अपनी पाई यानी जो छोटा आ जुड़ा रहता है वो, और उसके साथ एक बड़ा आ की मात्रा जुड़ जाती है, एक खड़ी पाई के रूप में लिखी जाती है। अब अगला देखिए, यहाँ पर लिखा है औ। इसको हम देखिए चांद बना हुआ है, आ के ऊपर, बड़े आ के ऊपर एक चांद सा बना हुआ है, तारा नहीं है, क्योंकि हम जब तारा लगाएंगे चंद्र बिंदु अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें तारा नहीं है, बस चांद को देखिएगा। ये जो ध्वनि है ये आगत ध्वनि कहलाती है। मैं आपको बता दूं, समझा दूं, आगत ध्वनि, आगत का मतलब हुआ है कि जो आई हुई है। आते कौन है? मेहमान आते हैं, है ना। अब मेहमान कौन हुए? जो हमारे अपने नहीं है। इसका मतलब ये विदेशी शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। इस ध्वनि को हम अपने हिंदी के शब्दों में प्रयोग में नहीं लाते, ये विदेशी शब्दों के साथ ये ध्वनि लगाई जाती है। इसको चांद की तरह बनाया जाता है ना। जैसे कॉलेज, आ के साथ अ लगा देते हैं, एक खड़ी पाई के ऊपर एक चांद बना देते हैं। हाँ, कॉलेज, बॉल। अब देखिए उदाहरण लिखा है मॉरिशस, है ना, तो अ बोलते हैं इसको। ये आगत ध्वनि है, ये हिंदी भाषा की नहीं है। इसके बाद इसको हम स्वर में वैसे नहीं गिनते हैं। छोटी ई, छोटी ई की मात्रा जो है वो बाईं ओर से लगाई जाती है। किसी भी वर्ण के ऊपर बाईं ओर की ओर एक खड़ी पाई और उसके ऊपर एक शिरोरेखा के ऊपर एक गोलाकार आकृति बना देते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति, जिसको जो है छोटी की मात्रा। देखिए लिखा है शब्द मिलना, माँ के ऊपर छोटी की लगाई, तो इसका मतलब उसके पहले से जो भी वर्ण है जिस पर जुड़ेगी उसके पहले से लगाई जाएगी। अब दूसरी तरफ बड़ी की मात्रा देखें तो वो दाहिनी तरफ से लगाई जाती है, राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए मील, अब उसके उच्चारण में भी देखिए मिल और मील दोनों में अंतर हो गया। सिल और शील, है ना। इस तरह से उच्चारण में भी हम आज ज्यादा, चूंकि हमने पढ़ा है ना कि जो बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो उसको हम अधिक समय देंगे और उसी तरह से उसका उच्चारण होगा। ऐसे ही देखिए छोटा ओ की मात्रा ये किसी भी वर्ण के नीचे से लगाई जाती है और दाहिने से बाईं ओर जाती है, ऊपर की ओर जाएगी। मुह शब्द देखिए लिखा हुआ है, इसमें माँ के नीचे देखिए नीचे से जुड़कर ऊपर की ओर जा रही है, और जबकि जो बड़े ऊ की मात्रा है वो ऊपर से गोला बना करके नीचे यानी बाएं से दाहिनी ओर नीचे की ओर जुड़ेगी। मुंह और मूल, माँ में देखिए बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर झुकती हुई जा रही है। अब यहाँ पर देखिए री जो है, जैसे हम सी बनाते हैं, अंग्रेजी का सी बनता है, छोटा सा सी किसी भी वर्ण के नीचे की ओर जो खड़ी पाई होती है उसके नीचे जोड़ा जाता है, और ये तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्द आप जानते ही हैं कि जो संस्कृत के शब्द हैं, जो यथा रूप उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मृत शब्द लिखा हुआ है तो माँ के नीचे री लगा हुआ है, ऐसे मातृ शब्द होता है, मातृ मतलब माता, पितृ पिता। ऋतु, तो ऋतु में तो चलिए री लिखा हुआ है, ऊपर से ही पहले से ही री लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम किसी पे उसकी मात्रा अगर जोड़ते हैं, री की मात्रा जुड़ेगी तो वो छोटे से सी की तरह से पाई के नीचे लगा दी जाती है। अब आगे बढ़े हम ए की ओर। ए की मात्रा ए वर्ण जब है ये स्वर, और इसका प्रयोग हम करें, इसकी मात्रा लगाएं तो किसी भी वर्ण के ऊपर ये एक डंडे के रूप में लगाई जाती है,
एक मात्रा लगती है, ठीक है। ये लेकिन जब खुद पर, इसके अपने ऊपर मत, यानी ये जब स्वर के रूप में लिखा जाता है तो इस पर कोई मात्रा नहीं लगती, लेकिन इसकी मात्रा जब किसी दूसरे वर्ण पर लगती है तो एक मात्रा लगाई जाती है। हाँ, जैसे सेठ, मेरठ लिखा हुआ है तो माँ के ऊपर एक मात्रा देखिए लगी है, लेकिन खुद देखिए ए जब लिखा है तो उस पर कोई मात्रा नहीं लगाई गई। वैसे ही ऐ जो है, ऐ पे देखिए दो मात्राएं लगती हैं, ए में एक मात्रा, ऐ में दो मात्राएं, और इसको बोलते समय ऐ बोलते मैसूर। ये देखिए दो मात्राएं लगाई इसमें। और आगे बढ़े तो ओ वर्ण आया। ओ स्वर जो है इसमें एक खड़ी पाई के साथ हम यहां पर एक मात्रा लगाते हैं, यानी जैसे ए में केवल ऊपर एक मात्रा, शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा लगती थी, यहां पर शिरोरेखा के नीचे एक पाई भी लगाई जाएगी। हाँ, जैसे ये देखिए लिखे माँ के साथ ओ की मात्रा, एक ऊपर मात्रा और नीचे एक पाई लगा दिया और शब्द बना मोहन। इधर देखें औ के साथ देखें तो एक पाई वैसे ही नीचे और ठीक उसी तरह से ऊपर से दो मात्राएं लगा दी गई, यानी और बड़ा हो गया ये। अब यहाँ पर माँ के साथ देखिए दो मात्रा लगाई, मौखिक, लौकिक, ऐसे शब्द बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, सभी व्यंजन आ स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं। आपने पहले पढ़ा ही था कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो देखिए हर व्यंजन के साथ एक स्वर जुड़ा होता है। उदाहरण भी देखिए का और पा का दिया गया है आपको। अब आगे बढ़े, व्यंजन। अब ये व्यंजन की परिभाषा यहाँ पर दी गई कि जब जो है इनको उच्चारित करते हैं, जब बोलते हैं तो इनके लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, यानी ये अपूर्ण होते हैं, स्वर के बिना ये अपूर्ण होते हैं। और हिंदी भाषा के अंतर्गत जो व्यंजन है इनकी संख्या 39 यानी 39 बताई गई है। अब ये जो व्यंजन है इनके भेद हालांकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है, लेकिन अब स्पष्ट रूप से फिर से देख लीजिए। इन्हें व्यंजन को चार भागों में बांटा गया। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, फिर दूसरा उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पर स्पर्श व्यंजन जो है उनको देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि स्पर्श करते हैं, यानी जब हम छू कर बोलते हैं। अब छुएंगे कैसे, छू कर तो बोलेंगे नहीं। तो अभी मैंने बताया था कि हमारी जीभ है और जो मुंह के अलग अलग अंग हैं वो अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हुए निकलते हैं। हाँ, चाहे वो हमारे कंठ यानी गला से निकले। मूर्धा कहते हैं कि मुंह की जो छत होती है, दांत का जो पिछला हिस्सा थोड़ा सा और उसके बाद वाला जो हिस्सा होता है, जब हम ट ठ बोलते हैं तो हमारी जीभ पलट कर ऊपर लगती है, मुड़कर। हाँ, ट ठ बोले तो पलट कर जब जिस स्थान पर लगती है उसको मूर्धा कहते हैं। ऐसे जिह्वा यानी हमारी जीभ, ओष्ठ यानी हमारे ओंठ, और दांत, इन सबको जैसे त थ द बोले तो जीभ देखिए त बोलेंगे तो आपके दांत से छू रही होगी, ऊपर वाले दांतों से आपकी जीभ का अगला हिस्सा छू रहा होगा। तो ये अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है जीभ हमारी, या अलग अलग मुंह के अंग जुड़ते हैं आपस में, छूते हैं एक दूसरे को, इसीलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन बताया गया है। और मैंने बताया था आपको कि 25 वर्ण है, 5 वर्गों में बांटा गया, और जो अंतिम वर्ण है इनको पंचमाक्षर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बोलने का स्थान भी बताया गया है कि जो का वर्ग है इनको हम कंठ से बोलते हैं, गले से बोलते हैं। क ख ग घ अंगा, तो आप जब उच्चारण करेंगे तो आपके गले से आवाज आएगी, इसीलिए इनको हम कंठ कहते हैं। और च छ ज झ इय, इनका जब हम उच्चारण करें तो हमारे जो जीभ है हमारी तालू से लगती है, यानी मुंह की जो छत है उससे लगती है, इसलिए इनको हम तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। और ट वर्ग को देखिए, अभी मैंने बताया था मूर्धा यानी मुंह की छत और जो अगले वाले दांत हैं उनके जो पीछे का हिस्सा, जब उससे पलटकर हमारी जीभ छूती है तो उसको हम मूर्धा कहते हैं, वो उस स्थान को मूर्धा कहते हैं। और इन वर्णों को हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, ट ठ ड ढ ड़। अच्छा, फिर इसके बाद बारी आती है त थ द ध ना की, और ये दांत की सहायता से यानी आगे ऊपर वाले दांतों की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए
इसलिए इनको हम दंत व्यंजन भी कहते हैं। उच्चारण स्थान को दंत कहा जाता है। अच्छा, फिर आगे बात करें पावड़ की। अब देखिए, अगर होंठ ना होते तो हम बोल ही नहीं पाते कि पापा बाबा कैसे बोल सकते हैं। कभी कोशिश करके देखिए कि बिना होठों को टच किए हुए, आप छुए हुए होठ स्पर्श ना करें और हम लोग पापा बा का उच्चारण कर लें, असंभव है ना, नहीं हो सकता। इसी चूंकि होठ जो है जब हिलते हैं, स्पर्श करते हैं, तब इसके कारण ये ध्वनि निकलती है, इसीलिए इनको हम ओष्ठ्य भी कहते हैं। अब आगे बात आती है उच्छिप्त, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, जब हम लोग वर्णमाला की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने कहा था जो अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, अन्य व्यंजन होते हैं, वो दो हैं, ड़ा और ढ़। इनको भी जब हम बोलते हैं तो जीभ और पीछे की ओर जाकर झटके के साथ आगे निकलती है, ड़ ढ़, है ना। बोले तो झटके के साथ पहले मुड़ेगी, फिर आगे झटके के साथ आगे आती है, तो इनको हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। हाँ, जैसे गिर पड़ा और पढ़ाई की, है ना, ढ़ बोलते हैं। तो इस तरह से ड और ढ, अब दोनों में देखिए अंतर भी होता है। ड लिखने में दोनों समान है, हाँ, लिखने में अगर देखें तो ड जो वर्ण है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, तो इसका जो उच्चारण होता है वो ड होता है, और इसमें जबकि बिंदी लगी है, जब बिंदी लगी होती है तो इसको ड़ बोला जाता है, हाँ, ड़। और ड से डमरू, ड़ गिर पड़ा, है ना। और ऐसे ही ढा में भी देखिए और ढा में, ढा और ढा में अंतर है। हाँ, ढा में क्या होता है, नीचे बिंदु नहीं होता है, जबकि यहाँ पर ढा में बिंदु लगा हुआ है। जब हम उच्चारण करेंगे तो ढा, हा की ध्वनि भी निकलती है। हाँ, जैसे ढा से ढक्कन और ढा, पढ़ा, मैंने पढ़ा या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, ठीक है। ढा, हा की ध्वनि भी निकलती है। तो ये व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन, अब इनमें से देखें अंतस्थ व्यंजन ये क्या है। अंतस्थ व्यंजन कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य में होता है, उनको हम अंतस्थ यानी बीच में स्थित, अंतस्थ बीच में स्थित व्यंजन। और इनमें क्या है, उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती, इसीलिए इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। आधा स्वर, है ना, आधा स्वर है और आधा व्यंजन। इनको ना पूरी तरह, ना जो है बिना छुए भी नहीं निकलती और छूती भी नहीं पूरी तरह से, इसलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या इनकी 4 है, य, र, ल और वा। और अब आगे बात करें तो आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी अभी बताया था मैंने कि जब मुंह से गर्म वायु निकलती है उच्चारण में, है ना, ऊष्मा निकलती है, ताप निकलता है, हाँ, जिसका अनुभव हमें होता भी है, तो इसीलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स और हा। अब अयोगवा, अयोगवा के बारे में मैंने बताया था कि ना ये स्वर है, इनको स्वर ने भी अपने घर से निकाल दिया और व्यंजन ने भी निकाल दिया। तो ये स्वर और व्यंजन के योग से बनी है, ना ये पूरी तरह से स्वर है ना पूरी तरह से व्यंजन है। अंग और आह, इनको हम जो है दूसरा रूप भी देते हैं, इनको हम एक और नाम देते हैं, जिनको हम अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग भी कहा जाता है, जिसका जो हम प्रयोग करते हैं वो अनुस्वार और विसर्ग के रूप में करते हैं। अब कैसे करते हैं, अनुस्वार जो होता है इसका प्रयोग किसी भी शिरोरेखा के ऊपर, कोई भी शिरोरेखा जो होती है किसी भी वर्ण की, उसके ऊपर जब हम एक बिंदु का प्रयोग करते हैं, और इस नासिक की तरह नाक से इसको जब हम बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान हमारी नाक होती है, नाक से बोलते हैं। हाँ, जैसे नंदा, मंगल, गंगा, हाँ, गंदा, इस तरह के शब्द, चंदा, ऐसे शब्द। अब यहाँ पर जो दूसरा है, और देखिए ये अनुस्वार जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। कहने को तो छोटा सा बिंदु है, आप लोग जब लिखते समय गलतियां कर देते हो, बिंदी नहीं लगाते हो, नहीं को नहीं लिख देते हो, मैं को मैं ही लिखते हो, बिंदु नहीं लगाते हो। हाँ, इस बिंदु का कितना महत्व है, छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं तो चिंता चिता बन जाती है। चिंता में अगर बिंदु नहीं लगाया तो वो चिता बन गई। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये अनुस्वार। अच्छा, अब आगे बात करें हम लोग अनुनासिक की। और अनुनासिक, अभी जैसे मैंने वहां आगत शब्द में चांद बताया था, और यहाँ अनुनासिक में क्या होता है, चांद के साथ
सितारा भी होता है, तारा भी होता है। ठीक है, तो इनका उच्चारण करते समय हमें न केवल नाक बल्कि नाक के साथ मुंह का भी प्रयोग होता है। नाक से भी आवाज निकलती है और मुंह से भी आवाज निकलती है। तो जैसे आंख, दांत, मांग, चांद। वहां चंदा बोला तो अनुस्वार लगा और चांद बोला तो अनुनासिक लगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, नाक और मुंह दोनों। ठीक है, अब आहा जो अयोगवा थे उसमें आहा भी एक वर्ण आया था, इसमें आ और हा दोनों का स्वर आता है, यानी स्वर और व्यंजन दोनों ही ध्वनियां निकलती हैं। तो हा के समान ही इसका उच्चारण किया जाता है और इनका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में यानी तत्सम शब्दों में किया जाता है। जैसे आप लोग प्रयोग करते हो अतः, प्रातः, दुख, ये इसमें दुख में कहीं प्रयोग किया जाता है और अब जो मानक बनाए गए हैं उसमें कहीं कहीं पर अब हम लोग नहीं लगाते हैं मानक में, क्योंकि कंप्यूटर में लिखना मुश्किल होता है, इसलिए दुख शब्द यूं भी लिख दिया जाता है। नमः, इस तरह से इनको जब हम बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं तो हा का जो है वो ध्वनि निकलती है मुंह से, आ के साथ हा भी। अब एक महत्वपूर्ण और बिंदु आता है, वो है नुक्ता। नुक्ता बच्चों मैंने जैसे बताया था आपको कि आगत ध्वनि है, ये भी आगत है अरबी फारसी में इसका। जैसे वो औ जो है वो अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग हो रहा था, तो यहाँ पर जो नुक्ता है ये अरबी फारसी है, उर्दू आप समझ लो उसको सीधे अर्थों में कि उर्दू के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। और इनका जो प्रयोग करते हैं तो हम अपने गले से, कंठ से बोलते हैं, है ना, वहां से हलक से, जैसे कहते हैं हलक कहा जाता है इसको, कि हलक से आवाज आती है। अब इसमें जैसे कुछ ही वर्ण है जिनके साथ नुक्ता लगाया जाता है, वो कौन से हैं? क, ख, ग, ज और फा। लेकिन इनको बोलते समय ऐसे बोलेंगे तो क, ऐसे सामान्य हिंदी में तो हम क बोलते हैं, लेकिन जब नुक्ता लगता है तो वो नीचे लगा दिया जाता है बाईं ओर, और उसको लिखने के लिए तो हम छोटा सा बिंदु लगाते हैं, लेकिन उच्चारण इसका बदल जाता है। उसको जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे क, ख, ग, ज और फ। जैसे आप लोग प्रार्थना करते हो जब ईश्वर की, तो उसमें एक प्रेयर गाई जाती थी पहले कि जो खिल सके हैं वो फूल हम हैं। बच्चे ये गाते थे, हम बड़ी हंसी आती थी सुन करके कि जो खिल सके हैं वो फूल हम हैं। फूल बेटा नहीं होता, फूल होता है। फूल मतलब पुष्प होता है, और अगर आप फा बोलोगे उसको तो वो फूल बन जाएगा, यानी मूर्ख, है ना। तो उच्चारण का अगर हम सही ना करें, अगर सही ढंग से उच्चारण ना करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए शब्द लिखा है खुदा, तो खुदा मतलब ईश्वर होता है, और अगर कहें खुदा, खुदा यानी जहां खोदा गया है, वो स्थान जहां खुदाई की गई है। अब यहाँ राज शब्द अगर कहें तो राज यानी राजपाट, किसी राजा का राजपाट, बहुत दिनों तक श्री राम ने राज किया, और यहाँ पर लिखा है राज, अगर नुक्ता लगा दिया तो उसका उच्चारण हो जाएगा राज। राज यानी रहस्य, किसी की मतलब कोई गुप्त बात, वो हो जाएगा। ऐसे ही बाग, बाग, ये ग है, बाग, दिल बाग बाग हो गया यानी खुश हो जाना, और यहाँ पर ग लगा हुआ है, ग, बाग, बाग यानी बगीचा। ठीक है, ओम, फकीर, फकीर नहीं फकीर बोलेंगे इसको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें कि जो उच्चारण स्थान है वो बताए गए हैं कि कौन कौन से वर्ण हम कौन से मुख्य स्थान से का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने नासिक के बताए थे, पंचमाक्षर सारे बताए थे, अंगा, अणा, या, ना, मा, और इसके साथ अंग का भी प्रयोग, या जो अनुस्वार जो था इसका प्रयोग हम यहाँ पर जो अयोगवा में अंग का प्रयोग होता है वो नासिक के कहलाता है ना। अभी मैंने बताया था आपको कि चूंकि नासिका से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है, इसीलिए इसको हम नासिक के कहते हैं। अब जो दंत हैं यानी दांत से जो बोले जाते हैं वर्ण, दांत के प्रयोग से, दांत के स्पर्श से, वो है तावर्ग, त, थ, द, ध और न, और इनके अलावा ला और सा जब बोलते हैं तो भी इनका उच्चारण करते समय हमारी जो पूरी जीभ का हिस्सा है आगे का गोलाकार, वो आगे के दांत से जुड़ता है। सा, सपेरा, सफल, ऐसे बोलते हैं। अब मूर्धन्य, मूर्धन्य में देखिए टा वर्ग वाला पूरा, इसके अलावा री,
री जब बोलते हैं, री स्वर है और इसका भी प्रयोग हम जब बोलते हैं तो मूर्धा से लगता है, मूर्धन्य शब्द है ना। और इसके अलावा ड़, ढ, र और श भी बोलते हैं तो भी हमारी जीभ पतली होकर के एकदम से ऊपर से तालू से जुड़ती है, तो इसको श इस तरह से बोलेंगे। अच्छा, तो ये चूंकि मूर्धा से जुड़ते हैं, मूर्धा से इनका प्रयोग किया जाता है बोलने में, इसीलिए इनको हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर दंतौष्ठ, दंत और ओठ दोनों का देखिए प्रयोग किया गया है, यहाँ पर संधि कर दी गई है, दंत और ओठ दोनों को मिला दे दंतौष्ठ बन गया। अब यहाँ पर दंतौष्ठ में कौन सा वर्ण आया? वा। अब वा को अगर हम उच्चारित करें तो देखिए मुंह का जो नीचे वाला होंठ है और ऊपर वाले दांत, वा वा बोलेंगे तो नीचे वाला होंठ और ऊपर वाला दांत, ये जब दोनों मिलकर यानी दांत और होंठ दोनों स्पर्श करते हैं तब इसका उच्चारण हो पाता है, इसीलिए जो वा है वो दंतौष्ठ कहलाएगा। अब आगे बढ़े तो ओष्ठ, ओष्ठ यानी जो ओठ से बोले जाते हैं। हाँ, ओठ से ऊ और ऊ बोलेंगे तो देखिए दोनों होंठ आपके सिकुड़ जाएंगे, छोटा सा मुंह बन जाएगा और ऊ करके दो बोलेंगे उसको। जब हम उच्चारित करेंगे तो होंठों के प्रयोग से इसको बोला जाता है, इसीलिए इनको हम ओष्ठ कहते हैं। अब यहाँ पर कंठ तालु की बात की जा रही, कंठ और तालु, ए आई जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो ऊपर तालु से जुड़ता है और कंठ से आवाज आती है, इसीलिए इसको हम कंठ तालु बोलते हैं, ए और ए। अब केवल कंठ यानी जहां पर केवल कंठ यानी गले का प्रयोग होता है, केवल जो गले से बोला जाता है वो आ और आ की ध्वनि है और साथ साथ क वर्ग क ख ग घ अंगा, साथ में और भी क्या है ह और विसर्ग, विसर्ग भी क्योंकि चूंकि विसर्ग में भी हा की ध्वनि निकलती है, इसीलिए चूंकि इनको बोलने में हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है, इसीलिए इनको हम कंठ कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंठोष्ठ यानी कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग होता है, ओ और औ में। गले से तो आवाज आती है लेकिन जब तक होंठ नहीं सिकुड़ेंगे तब तक आप ओ और औ का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो होंठ का भी प्रयोग है और साथ साथ गले का भी प्रयोग है, कंठ का भी प्रयोग है, इसीलिए इसको हम कंठोष्ठ कहते हैं। अब अगली बारी आती है तालव्य की। तालव्य यानी जो तालु से बोले जाते हैं, हाँ मुंह का जो ऊपरी हिस्सा है उससे बोले जाते हैं, उनको हम तालव्य कहते हैं। इनमें है चा वर्ग, ई और ई का स्वर और इसके अलावा य और श। इसमें भी देखिए श बोलेंगे तो आपकी जीभ ऊपर तालु में लगती है, या बोलेंगे तो भी तालु में लगती है, ई और ई बोलेंगे तो भी आपकी जीभ ऊपर की तालु से चिपक जाती है, तो इसीलिए इनको हम तालव्य कहेंगे। आगे चलते हैं। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद बच्चों इसका मतलब हुआ वर्णों को अलग अलग करके लिखना। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, ठीक है, वर्ण का विच्छेद करना। हर एक वर्ण को स्वर और व्यंजन को भिन्न भिन्न करके उनको अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। और जब हम इस तरह से वर्ण अलग अलग लिखे हों, इनको जोड़ दें तो ये वर्ण संयोग कहलाता है। उल्टा समझ लीजिएगा, संयोग का मतलब जोड़ना और विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। अब यहाँ पर देखिए शब्द दिया गया है रवि। रवि में देखिए आपको बताया गया था कि जो व्यंजन है वो जिसमें कोई स्वर आपको दिखाई नहीं दे रहा है दूसरा, इसका मतलब कि उसके साथ आ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर रा के साथ आ वर्ण जुड़ा है यानी आ का स्वर जुड़ा हुआ है, तो ये रा पूरा हुआ। अब इसके बाद वा के साथ देखिए ई की मात्रा है यानी छोटी ई की मात्रा, तो वा के बाद छोटी की मात्रा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि वा में जब छोटी की मात्रा लगी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मात्रा पहले से लगी है तो हम ई को लिखें भी पहले, ठीक है, लिखी वो बाद में जाएगी। जैसे वा के बाद ई लिखी है, जब इसकी मात्रा जोड़ेंगे तब हम उसको वा के पहले लगाएंगे, यानी उसकी मात्रा हम पहले लगाते हैं, लिखेंगे बाद में ही। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप वर्ण विच्छेद करें। तो रा के साथ जुड़ा आ, वा के साथ जुड़ी ई और जो शब्द बना वो बना रवि, है ना।
ठीक है। अब देखिए मुकुल शब्द लिखा है, माँ के साथ देखिए नीचे मात्रा लगी है, माँ धन उ, धन का मतलब जो मैं बोलती हूँ उसका मतलब प्लस होता है, ठीक है। ये प्लस का जो चिन्ह है इसको हिंदी में धन भी बोलते हैं, तो धन है ना। अब इसके बाद का के साथ क्या है, उसके साथ भी छोटा ऊ है। अब ला के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ आ का वर्ण है, ठीक है। और जब सबको एक साथ जोड़ दिया गया तो हमारा जो शब्द बना वो क्या होगा, मुकुल, ठीक है। मा उ मु का उ कु ल अ, मुकुल, ठीक। अब देखिए रजनी, रा के साथ आ जुड़ा र, जा के साथ आ जुड़ा ज, और ना के बाद बड़ी ई है तो नी, और जो शब्द बना वो हुआ रजनी, ठीक है। ऐसे ही ऐसा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग हुआ, क्यों अलग हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले स्वर आया है और स्वर का हम विच्छेद कर नहीं सकते, स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसलिए ए को ऐसे ही पूरा पूरा लिखा गया। बाद में क्या है, व्यंजन सा, और सा के साथ कौन सी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा, और शब्द बना ऐसा। फिर वही बात यहाँ पर देखिए अगले शब्द में भी आई है, औरत। औरत में देखिए औ जो है वो स्वर है, बाकी बाद में आया है रा के साथ आ है, रा व्यंजन के साथ, फिर ता व्यंजन के साथ भी आ है, और जो पूरा शब्द बना वो क्या है, औरत। यानी हर किसी शब्द को एक एक करके एक एक वर्ण को अलग अलग लिखना, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है, वर्ण को अलग करना कहलाता है, ठीक है। और जब हमने जोड़कर लिखा तो वो संयोग हो जाएगा। अच्छा, अब आगे की बात हम करें, यानी इस पाठ में हमने सीखा क्या क्या। अब तक जो हमने सीखा वो क्या क्या था, उसको एक तरह से सार उसका देख लें। तो सबसे पहले हमने सीखा कि वर्ण क्या है, कि भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। दूसरी बात हमने देखी कि इसका जो वर्णमाला जो बताई गई उसका अर्थ क्या है, वर्णों का समूह। वर्णमाला क्या है, वर्णों का समूह। और जो वर्ण के भेद हैं वो वर्णों को हम कितने भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। अब जो हमने स्वर के भेद सीखे थे वो कौन से थे, ह्रस्व स्वर, मैंने आपको और नाम बताए थे। कौन से नाम बताए थे, एक बताया था लघु स्वर, है ना, लघु, और एक और कौन सा नाम दिया था, मूल स्वर, है ना, मूल स्वर, ठीक। तो दो नाम और दिए थे मैंने आपको, ह्रस्व और दीर्घ मतलब क्या हुआ, बड़ा, और प्लुत यानी तिगुना, यानी ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय, तो दीर्घ में दुगना, और प्लुत में तिगुना, यानी यहाँ पर कहीं कहीं पर 3 की संख्या भी लिखी होती है, और नहीं तो एस का चिन्ह लगा होता है, हाँ, तो 3 गुना समय देना होता है। अब इसके बाद हमने इस पाठ में और क्या पढ़ा, व्यंजन के भेद पढ़े। कौन से, स्पर्श व्यंजन, यानी जब हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों को छूकर हमारी जीभ आवाज निकालती है, ध्वनियां निकालती है, स्पर्श व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, ये कौन से थे, ड़ और ढा। अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। ऊष्म व्यंजन, श श स और ह। फिर अयोगवा में हमने क्या पढ़ा, अनुस्वार पढ़ा। अनुस्वार जिसमें जो शिरोरेखा है उसके ऊपर एक बिंदु लगाया गया, ठीक, एक बिंदु लगाया, अनुस्वार। अनुनासिक पढ़ा, अनुनासिक में क्या था, चांद और तारा, और चांद तारा। और विसर्ग के पढ़ा, उसमें किसी भी वर्ण के बगल में ये 2 कोलन जैसा चिन्ह जो लगा देते हैं वो विसर्ग। अब यहाँ पर हमने रा के रूप, ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण आया है जो विषय, उसको हमें पढ़ना है। रा का योग हम कैसे करते हैं। अब चूंकि वर्ण विच्छेद की बात आई थी इसलिए जो है इसको बताना बहुत आवश्यक है आपको, तो इसको हम लिखित रूप से आपको बताते हैं कि रेफ क्या होता है, पदेन क्या होता है, हाँ, और पदेन एक दूसरा पदेन क्या होता है, यानी पद में कैसे लगाए जाते हैं और ऊपर रा का योग कैसे होता है, इसको मैं आपको लिखित रूप से बताती हूँ। रा वर्ण का संयोग। बच्चों अभी आपने देखा था, मैंने वर्ण विच्छेद बताया था कैसे करते हैं वर्ण विच्छेद।
तो वहां पर स्थितियां आती हैं कि जब रा अपूर्ण होता है और जब रा पूर्ण होता है, तो उसका दूसरे वर्णों के साथ कैसे योग किया जाए। तो एक स्थिति ये रेफ की आती है, जहां पर रा जब अपूर्ण होता है यानी उसमें स्वर का योग नहीं होता, तो हम ऊपर शिरोरेखा के रूप में लगाते हैं। दूसरी स्थिति होती है कि हम रा को किसी पाई के साथ, खड़ी पाई के साथ इस तरह से जोड़ते हैं, यानी ऐसे टेढ़ी रेखा के रूप में। इसको हम पदेन कहते हैं, क्योंकि ये पद में लगाया जाता है, नीचे पद में, पैर में लगाया जाता है, इसलिए पदेन इसका नाम है। और एक और पदेन होता है जो उल्टे वी की तरह से लगाया जाता है, किसी टा वर्ग वाले वर्ण के साथ ऐसा उल्टा वी हम लोग जोड़ देते हैं। अब हम कब इनको इस अलग अलग रूप में कैसे लिखते हैं, कब हम नीचे लगाएं, कब हम इस तरह से जोड़ें उल्टे वी की तरह, कब हम शिरोरेखा के ऊपर जोड़ें, तो उनको बताने के लिए बता रहे हैं कि जब रा अपूर्ण होता है, यानी रा के साथ जो स्वर है वो नहीं होता, स्वर नहीं होता, यानी रा अपूर्ण होता है, तब हम इस रा को इस रेफ की तरह लगाते हैं, यानी ऊपर लगाते हैं। अब एक थोड़ी छोटी सी कहानी के रूप में मैं इसे समझाऊंगी आपको। मान लीजिए ये शब्द है कर्म, ठीक है। अब कर्म का अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो का के साथ कौन सा स्वर है, आ, और इसके बाद हम अगर बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं शब्द का, तो आएगा कर्म, है ना। तो रा आया। अब रा इसके बाद फिर है मा और आ, ठीक। अब एक कहानी देखिए कि ये का जो है, मान लीजिए पिताजी हैं, और ये रा जो है अपूर्ण है, बेचारा, हम इसको बच्चा कह रहे हैं, क्योंकि इसके साथ स्वर का योग नहीं है, अभी इसमें ताकत नहीं है, तो ये बच्चा है। और इसके बाद कौन है, माँ है। माँ मान लीजिए ताऊ जी हैं या चाचा हैं, ठीक है। अब ये लोग घूमने निकले, कहीं जा रहे थे मेला देखने के लिए, पिताजी आगे चल रहे हैं और बीच में ये बच्चा है। बच्चा क्योंकि स्वर नहीं है, इसमें टॉनिक नहीं है, ताकत नहीं है, है ना। और दूसरा माँ, माँ पीछे चला आ रहा है, यानी जो चाचा है या ताऊ है वो पीछे चले आ रहे हैं। पिताजी तो आगे देख रहे हैं, उनको दिखा नहीं कि ये बेचारा बच्चा लड़खड़ा रहा है, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है। तो ये चाचा ने या ताऊ ने उसको उठाया और उसे अपने कंधे पर बिठा लिया, ठीक है। तब जब, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब रा अपूर्ण होता है तो अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर रेफ की तरह लगाया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद है। अब हम कब इसको नीचे लगाते हैं, अब रा बड़ा हो गया, मान लीजिए बड़ा हो गया, उसने स्वर का टॉनिक पिया और उसके माता पिता ने उसको ये सिखाया कि तुम जब बड़े हो जाना, ताकतवर हो जाना, तो उन लोगों की सहायता करना जो कमजोर हैं, ठीक है। तो अब भले ही उसमें तुम्हारा रूप बदल जाए, कुछ भी तुम्हें अपना त्यागना पड़े, तुम त्याग देना, लेकिन दूसरों की सहायता करना। तो ये बच्चा बड़ा समझदार हुआ बड़ा होके। अब ये उन लोगों की सहायता करने लगा जिनके पास स्वर का टॉनिक नहीं था। अब मान लीजिए ये शब्द है क्रम, ठीक है, ये क्रम। अब यहाँ पर देखिए कि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम उच्चारण कैसे करते हैं, क र म, है ना, यानी रा पूरा आ रहा है और क आधा, तो रा के साथ आ का टॉनिक है ना, ये रा बड़ा हो गया और का बेचारा आधा है अभी, ठीक। और इसके बाद है माँ, और माँ के साथ आ का स्वर है, यानी माँ, ठीक है। अब रा पूरा हो गया, माँ पूरा हो गया, लेकिन का अधूरा है। अब उसको अपने माता पिता की बात याद आती है कि हाँ, हमें उसकी सहायता करनी है जो अपूर्ण है, जो अधूरे हैं, जो कमजोर हैं। तो का अधूरा है, इसलिए रा अपना स्वरूप बदल लेता है, अपना रूप परिवर्तित कर लेता है और उसके पैर में बैसाखी की तरह लग जाता है, ठीक है। और इसका चूंकि आ है, इसमें ये पूर्ण कर देता है, रा के साथ अपना पूरा रूप यहाँ पर इसने दे दिया, इसमें बैसाखी की तरह नीचे रख के इसको सपोर्ट करने लगा और बाकी बचा हमारे पास माँ। तो इस तरह से जब रा पूरा होता है तो किसी पाई वाले वर्ण के साथ इस तरह से एक टेढ़ी लकीर के रूप में लगाया जाता है, इस तरह से। अच्छा, अब कब ये जो है नीचे लगता है, अब यहाँ भी देखो यही स्थिति है कि जब ये खुद पूरा होगा तभी ये नीचे लगेगा, है ना। जब अधूरा होगा तब ऊपर लगेगा। यहाँ भी देखिए अधूरा है। अब यहाँ पर तो हमने एक रेखा बनाई, एक लाइन बनाई, अब कब हम उल्टा वी बनाएं, ये तब लगता है कि जब टा वर्ग हो,
यानी टा वर्ग के वर्ण के साथ। यहाँ पर टा वर्ग के साथ क्यों लगता है? क्योंकि इनके पास पाई नहीं होती, यानी एक पैर नहीं होता। जब एक पैर होता है तब तो ये एक दूसरा पैर बन के बैसाखी के रूप में लग जाता है। अब टा वर्ग के किसी भी वर्ण को देखो, ट, ठ, ड, ढ, किसी में भी देखो, चारों में एक भी पाई नहीं है, है ना। इन चारों वर्ण, पंचमाक्षर को छोड़ दे तो चारों में कोई पाई नहीं है। तो ये चूंकि ठहरे गोल मटोल, है ना। अब गोल मटोल है तो लुढ़क ना जाए, इसीलिए वो स्टूल बनकर इनके नीचे सपोर्ट के लिए दोनों तरफ से लग जाता है ताकि ये लुढ़के नहीं, है ना, इधर उधर गिर ना जाए गोल मटोल लोग। अब लगता किसमें है? केवल टा और डा में, है ना। इन ठा और ढा से कोई शब्द नहीं बनता, केवल टा और डा से बनता है। अब मान लीजिए हम लेते हैं शब्द ट्रेन, ठीक। अब ट्रेन कैसे बना, इसका हम विच्छेद करें तो ट और र, ट्रा, ट्र, है ना, र, एन, ट्र, ट्रेन, ए आया, और बाकी बचा हमारे पास न और आ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वही स्थिति जो रा और आ के साथ थी, रा पूरा हो गया। यहाँ पर भी देखिए रा के साथ स्वर है, टा अधूरा रह गया, टा के साथ कोई स्वर नहीं है, लेकिन रा के साथ ए लगा हुआ है, यानी ये है रे, ठीक है। और यहाँ पर बचा हमारे पास न, ये ना पूरा हो गया। अब देखिए वही स्थिति, अब चूंकि टा के अधूरा है इसलिए ये रा बेचारा इसकी सहायता करने चला आया और रा के साथ ये अपना रूप बदल के इसने लगा दिया नीचे स्टूल की तरह, बिलोड़ के ना गोलू मोलू। इसलिए अब यहाँ पर देखो ए की मात्रा ये इसके साथ जुड़ गई, बन गया ट्रे, और बाकी हमारे पास बचा था न। इस तरह से देखिए ये तीन स्थितियां, है ना, कि जब खुद अधूरा होता है तो पीछे वाले वर्ण के शीर्ष पर लगेगा, जब खुद पूरा हो और उसके आगे कोई पाई वाला वर्ण हो तो एक लाइन के रूप में लगेगा, और जब खुद पूरा हो उसके आगे वाला वर्ण टा वर्ग का हो, टा या टा, जैसे ड्रम शब्द होता है ना, ड्रम या ड्रामा, ठीक है। तो इसमें ऐसे में जैसे ड और उसके साथ आ और उसके साथ माँ और उसके साथ आ, इसी तरह से ये शब्द बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर रा लगना था, ड र ना, तो ड्रामा, ठीक है। ड्रा ऐसे बन गया, ड्रा और बाकी बचा माँ, ड्रामा। इस तरह से टा वर्ग में ये उल्टे वी की तरह लगाया जाता है। तो ये था रावण का संयोग। 1 बच्चों कुछ और वर्ण विच्छेद के उदाहरण देकर मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ। इनको हम वर्ण विग्रह भी कह सकते हैं। विग्रह का भी मतलब होता है अलग करना, ठीक है। विग्रह, अगर कहीं ये शब्द मिल जाए आपको तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, विग्रह भी कहते हैं। वर्ण विच्छेद। अब यहाँ देखिए आशीर्वाद शब्द लिया मैंने, सबसे पहले कौन सा वर्ण है? आ, यानी ये तो स्वर है, तो स्वर तो अलग होगा नहीं, अपने आप में पूर्ण है, ठीक। अब इसके बाद बारी आती है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब बड़ा आ आता है तो छोटा छोटा मिला के बड़ा आ लिखने लगते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है, ये दीर्घ स्वर है और अपने आप में पूर्ण है, उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद वर्ण है श, और देखिए इस पर जो मात्रा जुड़ी है, जो स्वर जुड़ा है वो है बड़ी की का स्वर। और उसके बाद अब इसको हम उच्चारण करें अगर शब्द का सही ढंग से बोलें तो बोलेंगे आशीर्वाद, आशीर, अब रा आ रहा है इसके बाद रा। और हमने बताया था आपको कि जब रा ऊपर मिले आपको, मतलब किसी शिरोरेखा के ऊपर लगा हुआ मिले, तो इसका मतलब है कि वो रा अपूर्ण है, उसके साथ कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद बारी आती है वा की, और वा में तो आप पहचान ही गए होंगे कि कौन सा स्वर है, हाँ, बड़ा आ। फिर क्या है? दा, और दा के साथ कौन सा स्वर छुपा हुआ है? छोटा आ, है ना। तो अगर इसको हम संयुक्त करें, देखिए ये तो आ अपने आप में ही पूर्ण है। फिर इसके बाद शा के साथ ई बन गया, शी हो गया। इसके बाद हमारा रा है आधा, ये वा हो गया, और ये हो गया दा। इस तरह से हमारा ये शब्द बना, इस शा के साथ बना ना ई, तो ये हम इसको शी लिख सकते हैं, शी, आशीर्वाद। इस तरह से ये शब्द बना। अब आगे चले तो उज्ज्वल। उज्ज्वल में देखिए पहला उ स्वर ही है,
इसके बाद जो वर्ण लिखा हुआ है वो आधा लिखा है, मतलब इसके साथ स्वर का योग नहीं है, तो हम इसको आधा ही लिखेंगे। फिर अगला वर्ण भी इसमें जा है। अब देखिए ये भी अपूर्ण है। फिर इसके बाद हमारा है वा, और वा के साथ जो छुपा हुआ स्वर है वो कौन सा है? छोटा आ। फिर इसके बाद ला आता है, और ला में भी जो स्वर छुपा हुआ है वो है आ। अब यहाँ देखिए ऊ है, आधा जा, वा, और ये ला, और शब्द बन गया उज्ज्वल। ठीक, अब यहाँ पर देखें प्रभात। अब मैंने आपको बताया था कि जब किसी पाई वाले वर्ण में अगर नीचे रा लगा हुआ होता है तो इसका मतलब यह है कि वो वर्ण जिसके साथ रा लगा है वो अपूर्ण है, यानी वो ही आधा है। तो यानी पा आधा है और इसके साथ जो रा लगा हुआ है वो पूरा है। अब चूंकि इसमें एक ही पाई लगी है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर रा के साथ आ का स्वर जुड़ा हुआ, ये है रा। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है भा की। ये तो पा हो गया, ये रा हो गया। अब यहाँ पर है भा, और भा के साथ बड़ा है बड़ा आ, और फिर आती है बारी ता की, और ता में जो छुपा है स्वर वो है आ। तो इस तरह से ये हो गया भा और ये हो गया ता, और ये रा इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगा तो हो गया प्रभात। इस तरह से ये शब्द बना। फिर कल मैंने आपको ड्रामा शब्द बताया था, जब रा वाला वर्ण बता रहे थे तो आपको बताया था ड्रामा कैसे बनता है। चलिए दूसरा शब्द ले लेते हैं जिसमें यही रा इसी तरह से पदेन का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। वो शब्द है राष्ट्र। ड्रामा छोड़ देते हैं, राष्ट्र। अब यहाँ देखिए राग के साथ कौन सा वर्ण है? बड़ा आ। फिर इसके बाद बारी आती है ये षटकोण वाला श, ये आधा है, और इसके बाद है ट। अब मैंने बताया था कि आप जहां पर नीचे लगा है इसका मतलब वही वर्ण अपूर्ण है, यानी ट अधूरा है, और इसके साथ लगा है र, और रा के साथ आ जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ये बना र अदश ट र, राष्ट्र। ठीक, अब यहाँ देखिए ये संयुक्त व्यंजन वाला आ गया शब्द श्रमिक। ये बताया था मैंने कि ये शाह है ना, जो ऐसा ये वाला शाह होता है, इसका मतलब ये वाला शाह है। ठीक है, ये शाह हो गया। फिर इसके बाद शाह के साथ क्या है? अब फिर इसमें नीचे लगा है, मतलब शाह अधूरा और रा पूरा, इसके साथ भी आ का स्वर है। ठीक है, अब ये जो बनेगा मिलकर वो ये बनाएगा ये वाला श्रा। ठीक, अब इसके बाद मिक। माँ पर देखिए छोटी की मात्रा। मैं फिर बता रही हूँ, याद दिला रही हूँ कि माँ के साथ छोटी ई है, पहले से लगी है मात्रा, लेकिन हम इसको लिखेंगे तो बाद में ही लिखेंगे। मात्रा पहले से लगाएंगे लेकिन लिखेंगे बाद में। मी, ये हो गया मी। अब क्या बचा? क, और का के साथ आ। ठीक है, ये हो गया का। इस तरह से ये शब्द बना श्रमिक। एक और देखते हैं शब्द हम, विद्यालय। अब यहाँ देखिए वा के साथ कौन सी मात्रा आई? छोटी ई की। फिर वही बात कि छोटी ई लगी पहले से है लेकिन लिखेंगे बाद में। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग इस वर्ण को, ये द्या है, इसको संयुक्त करके मिला करके लिख देते हैं, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो अलग अलग लिखेंगे, द और या। अब देखिए मानक भी बना दिया गया है, क्योंकि इसे लिखने में लोग गलती कर देते हैं। द्या ऐसे लिखा जाता है तो लोग उसको घा बना देते हैं तो विघालय बन जाता है, या कभी कुछ लोग धा बना देते हैं तो विधालय बन जाता है। तो इसीलिए इसको स्पष्ट रूप से अलग लिखना चाहिए, ऐसे करके लिखना चाहिए द्या। फिलहाल बताते हैं हम आपको कि द और य ये मिलाएं। अब देखिए आ की मात्रा है या के साथ, तो इसका मतलब हम लिखेंगे य, यानी अब ये शब्द बना जो ये बना था द्या। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है ला की। ला के साथ अ, और वही बात या के साथ भी आ। ठीक, स्पष्ट हुआ? वि, द्या, ल और य, विद्यालय। इस तरह से इस शब्द का निर्माण हुआ। फिर एक संयुक्त अक्षर वाला देखिए, त्रिशूल। ये भी मैंने आपको बताया था, त, आधा त, और इसके साथ रा जुड़ा तो रा ये पूरा है, और इस रा में किसका स्वर जुड़ा हुआ है? छोटी ई का। ठीक, अब ये जब मिले तब इन्होंने बनाया
स्त्री, इस तरह से। अब बारी आती है शा की। तो शा के साथ देखो कौन सी मात्रा है, किस तरफ जा रही है, बाएं से दाएं और नीचे की ओर, यानी बड़े ऊ की मात्रा है, शू। अब ये बना शू, ठीक। और इसके बाद बारी आती है ला की, और ला के साथ जो वर्ण है वो है आ। तो ये शब्द बना त्रिशूल। इसी तरह से मैं आपको और शब्द दूंगी, जिसका अभ्यास करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा।